हेलो एंड वेलकम्स टू ऑल। मैं उमेश कुमार फिर से स्वागत कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, इससे पहला वीडियो आपने एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड देखा रहा होगा और मैंने बताया था उसमें कि कैसे रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी के बीच में हम रिलेशन बना पाते हैं, या कैसे रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम। डिटर्मिनेशन मैंने बताया था कि कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग, कैसे आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं इत्यादि। अब उसी से संबंधित प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेटेड ही एक टॉपिक मैं आज ले रहा हूँ इस वीडियो में, और वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है? जनरली आपने ऐसा देखा होगा कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो वो वस्तु हल्की प्रतीत होती है। क्लियर है ना? हमने देखा है और आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो वो हल्की प्रतीत होती है। ठीक है, आपने कुएं से कभी भी पानी निकाले होंगे, आपको ऐसा अंदाज़ा होगा और आप ये समझते होंगे और जानते भी होंगे, जब पानी से भरी बाल्टी को हम कुएं से बाहर की ओर खींचते जाते हैं तो जब तक वो बाल्टी पानी के अंदर रहती है बाल्टी हल्की प्रतीत होती है। कैसे प्रतीत होती है? बाल्टी हल्की प्रतीत होती है, और जो ही वह पानी से ऊपर आती है भारी प्रतीत होने लगती है। क्लियर है? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो द्रव उस पर ऊपर की ओर उछाल बल लगाता है, जिस बल का नाम है उत्प्लावन बल। ठीक है ना? साधारण सी बात है, आपने देखे होंगे, इसको करे भी होंगे, कई लोग आज भी करते होंगे जिनके घर में कुएं वगैरह होगा। ठीक है, जब हम बाल्टी खींचते हैं ना रस्सी से, तो पानी से भरी हुई बाल्टी जब तक कुएं के अंदर मतलब पानी में डूबी हुई रहती है तब तक वो हल्की महसूस होती है, हल्की प्रतीत होती है। लेकिन जैसे जैसे वो पानी से भरी बाल्टी ऊपर आने लगती है वो भारी होती जाती है। इसका कारण ये है कि जब तक वो वस्तु पानी में या द्रव में डूबे रहती है तब तक उस पर उछाल बल लगता है। उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या बल कहते हैं? उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। क्लियर है? उस उत्प्लावन बल के कारण ही वस्तु का भार कम हो जाता है, वह हल्की प्रतीत होती है। क्लियर है ना? उस उत्प्लावन बल के कारण ही वस्तु का भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है और हल्की प्रतीत होती है। तो आर्किमिडीज के अनुसार, चूंकि आप पढ़ रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, मैं इसी टॉपिक में आज चर्चा करने जा रहा हूं। तो आर्किमिडीज थ्योरी के अनुसार या प्रिंसिपल के अनुसार वस्तु के भार में वह कमी, जितनी भार में आपको कमी महसूस होती है पानी से भरे बाल्टी को जब आप कुएं में डूबी हुई बाल्टी को खींचते हैं तब, तो वस्तु के भार में होने वाली वह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मतलब वो कितना कम वजन लग रहा है वो ये तय करेगा कि उस वस्तु के द्वारा, पानी से भरी हुई बाल्टी के द्वारा कितना द्रव हटा रहा है। ठीक है, उस हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जब कभी, मैं थ्योरी लिख देता हूं, प्रिंसिपल लिख देता हूं, जब कभी किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से या अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी होने लगती है, तो उसके भार में कमी हो जाती है। कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, सॉरी, कमी हो जाती है। यह कमी, जो कमी हुई भार में, उस ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। क्लियर है? तो ये हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि जब हम किसी वस्तु को, किसी ठोस को द्रव में डुबाते हैं, चाहे पूरी तरह से डुबा दें या थोड़ा ही डुबा के ही क्यों ना रखें, उसके भार में जो कमी हमको महसूस होगी वो कमी उस ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और आपको इसी को अभी आपको सिद्ध करना है, सिद्धांत को सिद्ध करना है। क्लियर है? तो जो उछाल बल उसमें लगता है ना, उस बल का नाम है उत्प्लावन बल। मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ आपको, उत्प्लावन बल, सॉरी, उत्प्लावन बल। इस बल का नाम है उत्प्लावन बल। इस उत्प्लावन बल के कारण ही आपको वस्तु जो पानी में डूबी रहती है वो हल्की महसूस होगी, हल्की लगेगी। क्लियर है? तो इसके बेस पे हम शुरू करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत की गणितीय व्याख्या। किसकी? आर्किमिडीज सिद्धांत की, अर्थात मैथमेटिकल प्रिंसिपल, सॉरी, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये आपको आज पढ़ना है। ठीक है? अर्थात आप आज पढ़ेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत की गणितीय व्याख्या। आर्किमिडीज के सिद्धांत की गणितीय व्याख्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। गणितीय व्याख्या, सिद्धांत के आधार, सिद्धांत की थ्योरी आपने पढ़ी ली है, तो मैं गणितीय व्याख्या में जा रहा हूँ सीधा सीधा। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है? एक हम क्या करते हैं, एक पात्र है, ये कोई पात्र है। ठीक है? इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। इसमें पानी से भर देते हैं, पानी से ऐसा भर देते हैं। ठीक है? क्लियर है? ये जो पात्र है, जो पानी से भरा हुआ पात्र है, इस पात्र में हम एक बेलनाकार ठोस को डुबाते हैं। किसको डुबाते हैं? कोई एक बेलनाकार ठोस को डुबा, मान लो ये एक बेलनाकार ठोस है, इसको हमने डुबोया है। ठीक है? ये हो गया आपका बेलनाकार ठोस। ये देखो पानी में डूबा हुआ है। क्लियर है? ये जो बेलनाकार ठोस है, हम इसका नामकरण करें ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्लियर है? एक बेलनाकार ठोस है जिसकी लंबाई, इस पूरे बेलन की लंबाई, जो पानी हमने डुबोया है, इसकी लंबाई h, मान लो इसकी लंबाई कितना है? h है। और इस बेलन की अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है a, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? a है। क्लियर है? उसे जिस द्रव में हमने डुबोया है उस द्रव का घनत्व है p, इस द्रव का घनत्व है p, ऐसा रो से दर्शा रहे हैं, p से दर्शा रहे हैं। ठीक है? p घनत्व वाले द्रव में डुबाया गया है। अब जो फलक, जो बेलनाकार ठोस हम इस पर डुबाए हैं, द्रव में डुबोए हैं, उसके फलक, कौन से फलक? ये फलक और ये फलक। ठीक है? द्रव के स्वतंत्र तल से क्रमशः h1 और h2 दूरी पर है। जल के स्वतंत्र तल से मतलब ऊपर पानी ऐसा यहाँ तक भरा हुआ है, इस तल से यहाँ तक, इस तल तक क्रमशः h1, और इधर अगर ऐसा ये वाला कहे तो ये h2। मतलब आप समझ सकते हैं बिल्कुल कैसा डूबा हुआ है, h2 दूरी पर है। आप इसको ऐसा भी खींच सकते हैं, मतलब इधर भी चारों तरफ पानी ही पानी में डूबा हुआ है, बीच में ये नीचे तल में रखा नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है, याद रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माना ABCD एक बेलन है। ठीक है? सुविधा के लिए मैं नोट करा देता हूँ, ABCD एक बेलनाकार ठोस है। ठीक है? लंबाई कितनी है ठोस की? लंबाई h है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। द्रव का जो घनत्व है वो p है। ठीक है? समझ में? स्वतंत्र तल से फलक की जो दूरी है क्रमशः h1 व h2 दूरी पर है। क्लियर है?
तो ये हो गया इसका थ्योरी जो अभी मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है, अब चूंकि ठोस के ऊपरी फलक पर दाब जो लगेगा, ठोस के ऊपरी फलक पर जो दाब लगेगा, ठोस के ऊपरी फलक पर दाब, ठोस के ऊपरी फलक पर जो दाब लगेगा P1 बराबर हो जाएगा, ठोस के ऊपरी फलक पर लगने वाला दाब P1 बराबर क्या होगा, P1, तो H1 ऊपरी फलक पर H1 पानी से दूरी, H1 उतना दाब उसमें लग रहा है, N2P पानी का घनत्व और G गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर है, ठोस के ऊपरी फलक पर ये दाब लग रहा है P1 बराबर H1 Pg, P जहाँ पर है द्रव का घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण भार और H1 ऊपरी फलक और पानी के तल के बीच की दूरी। अब ठोस के निचले फलक पर, ठोस के निचले फलक पर दाब P2 बराबर, ठोस के निचले फलक पर दाब P2 बराबर, P2 दूसरे वाला दाब, तो हम इधर का लेंगे, ठीक है ना, कौन सा वाला लेंगे, H2 वाला लेंगे, दूसरे फलक पर दाब, तो ये निचला फलक हो गया, ऊपरी फलक तो इसको निचला फलक मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप नीचे इधर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, याद रखिए आप। ठीक है, तो ये हो गया H2Pg होता है। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप, ठोस के निचले फलक पर दाब P2 इक्वल टू H2Pg हुआ और ऊपरी फलक पर जो दाब था P1 इक्वल टू H1Pg हुआ। अब ठोस के ऊपरी फलक पर द्रव द्वारा नीचे की ओर आरोपित जो बल होगा वो क्या होगा। ठीक है, ठोस के ऊपरी फलक पर, ठीक है, ठोस के ऊपरी फलक पर द्रव द्वारा नीचे की ओर आरोपित बल, नीचे की ओर आरोपित बल कौन से फलक पर, ऊपरी फलक पर द्रव के द्वारा कितना बल लग रहा है, आरोपित बल बराबर होगा दाब गुणित क्षेत्रफल। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो यहाँ से देख लीजिए, बल बराबर होता है दाब गुणित क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और अभी अभी आपने निकाला है इस पर जो आरोपित बल लगेगा, ठीक है, तो ऊपरी फलक पर कितना दाब लग रहा था H1Pg, ठीक है, इनटू क्षेत्रफल अनुप्रस्थ, ऊपरी फलक मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A। क्लियर है, तो ये हो गया ठोस के ऊपरी फलक पर द्रव द्वारा नीचे की ओर आरोपित बल है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम ऐसा कहें कि ठोस के निचले फलक पर, ये हो गया ऊपरी फलक पर, तो अब ठोस के निचले फलक पर, निचले फलक पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर आरोपित बल, ऊपर की ओर आरोपित बल, तो यहाँ पर भी हो जाएगा बल बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल होगा। ठीक है, निचले फलक पर तो H2 दूसरा वाला फलक है, H2Pg दाब इतना लग रहा था इसमें, गुणित अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे, अब क्या होता है, द्रव द्वारा ठोस पर ऊपर की ओर आरोपित कुल बल। अब द्रव के द्वारा ऊपर की ओर आरोपित कुल बल, ये जो द्रव है, यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ है, ये ऊपर की ओर कितना बल लगा रहा है, बल। ठीक है, द्रव द्वारा ठोस पर आरोपित ऊपर की ओर बल, लिख लीजिए, द्रव द्वारा आरोपित बल किस ओर लगा रहा है, ऊपर की ओर, कुल बल, मतलब हम ऐसा कहेंगे यहाँ पर कि द्रव द्वारा आरोपित कुल बल, ऐसा कहेंगे कुल बल। तो द्रव द्वारा कितना बल आरोपित किया जा रहा है, जाहिर सी बात है जितना नीचे लग रहा है, ठीक है, उसमें आप ऊपर के बल को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना बल इसमें लग रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया H2Pg इंटू A माइनस H1Pg इंटू A। ये है द्रव द्वारा ठोस पर ऊपर की ओर आरोपित बल। अब द्रव द्वारा ठोस पर ऊपर की ओर आरोपित बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। आपने पहले पढ़ा ना, जो द्रव द्वारा ठोस पर ऊपर की ओर जो आरोपित बल है उसको क्या बल कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं या उत्प्लावन बल कहते हैं। द्रव द्वारा आरोपित बल कौन सा बल है, ये ऊपर की ओर, इसको नाम क्या देते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, आरोपित बल।
को हम लोग नाम देते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, क्लियर है। अब उत्प्लावन बल बराबर हो जाएगा, अब थ्रस्ट फोर्स बराबर हो जाएगा वही वाला, कितना बल लगा, ये लगा है ना अभी आरोपित बल, तो यही हो जाएगा H2PG इंटू A माइनस H1 PG इंटू A, क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कॉमन क्या क्या निकलेगा, क्या क्या अलग हो सकता है, ठीक है। कुछ तो कॉमन निकलेगा ना, जैसे PGA H1 H2 अलग है, तो ये हो जाएगा H2 माइनस H1 इन ब्रैकेट, बाहर निकला क्या PGA, अलग अलग तीनों अलग अलग राशि है, याद रखना PGA, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि H2 माइनस H1 इक्वल टू होगा H, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा H2 में H1 घटा दो ना, सीधा सीधा कहाँ लगाए हो, ठीक है, HPGA, क्लियर है। आगे सॉल्व करते जाएंगे हम लोग इसको, तो हमें क्या मिलेगा, अब इसको एक निश्चित क्रम में लिख लेंगे। A मतलब A क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई, द्रव का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसको हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये A और H है, A और H का मतलब होता है A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, H ऊंचाई है, अर्थात ठोस का आयतन होता है। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और ऊंचाई बराबर होता है आयतन, अर्थात क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई बराबर होता है आयतन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A इंटू H इक्वल टू वॉल्यूम, याद रखना आप लोग, यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा मतलब इंटू है दोनों के बीच में, तो A इंटू H इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम, मतलब क्षेत्रफल और ऊंचाई बराबर होता है आयतन, ठोस का आयतन, तो V हो जाएगा PG हो गया, क्लियर है, समझ गए। तो यहाँ पर देखो, ठोस अपने आयतन के तुल्य द्रव हटाता है, ऐसा अपने उत्प्लावन बल या आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ऐसा पढ़ा था, जितना बल लगता है उतने के बराबर वो द्रव हटा लेता है, जितना भारी है उतना। अब ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन V, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन V, मतलब ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, V, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन, आयतन V, आयतन बराबर V। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर, ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणित G। और द्रव्यमान बराबर आपको पता है, ये वाला बराबर में इधर लिख दो, द्रव्यमान बराबर आपको पता है, द्रव्यमान कब होगा, जब आयतन गुणित घनत्व होगा, क्या होगा, आयतन गुणित घनत्व होगा, तब द्रव्यमान होगा गुणित गुरुत्वीय त्वरण G, और आपको पता है आयतन V गुणित घनत्व P और गुणित G, क्लियर है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर भी समीकरण 2 मानते हैं, अच्छा समीकरण 1 इसको, सॉरी ये जो डिस्कवर किए इसको मान रहे हैं, और समीकरण 2 इसको मान रहे हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा समीकरण 1 ये है और 2 ये है, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर दिखाई दे रहा है, VPG दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर उत्प्लावन बल हमने निकाला था, यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स निकाला था, VPG आया था, ठीक है। उत्प्लावन बल किसके बराबर है, अब यहाँ पर हमने निकाला ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार, दोनों बराबर है, ठीक है ना। उत्प्लावन बल बराबर ठोस द्वारा हटाए गए द्रव का भार, मतलब समीकरण 1 बराबर 2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 बराबर 2, इससे आप समझ लीजिए कि अब थ्रस्ट फोर्स बराबर है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, ठीक है। उत्प्लावन बल किसके बराबर है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर है, किंतु उत्प्लावन बल वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है, याद रखना कि कितना कमी हो रहा है उसको वो दर्शाता है उत्प्लावन बल, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब हम किसी ठोस को किसी द्रव में डुबाते हैं तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, और यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है। समझ में आया, आर्किमिडीज के जो प्रिंसिपल है इसी को हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स, लॉ ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, इसी को उत्प्लावन का नियम कहते हैं। उत्प्लावन बल का नियम मैं आगे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, आगे जो इक्वेशन निकला उसके आधार पर ये कहते हैं, ठीक है ना, उत्प्लावन बल का नियम, क्लियर है। आप समझ गए होंगे कि मैंने अभी आपको क्या बताया, ठीक है।
इसके आधार पर मैं आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आर्किमिडीज का प्रायोगिक सत्यापन देखिए, सुनिए, जो आर्किमिडीज का प्रायोगिक सत्यापन है उसके लिए हमको क्या लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल हमको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता रहा हूँ मैं आपको। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको दो पिंड लेना है ए और बी, जैसे हमने यहाँ पर बेलन उपयोग किए थे ना, ऐसे ही दो पिंड लेना है ए और बी। क्लियर है? क्या लेना है? दो पिंड ए और बी लेना है। वो दोनों जो ए और बी है उसमें से ए जो होगा वो खोखला बेलन होगा, ठीक है, ए जो होगा वो खोखला बेलन होगा और जो बी होगा वो पूर्णतः ठोस बेलन होगा। क्लियर है? ए जो होगा खोखला बेलन होगा, बी पूर्णतः ठोस बेलन होगा। ए मतलब खोखला बेलन का जो भाग का आयतन होगा वो ठोस बी के आयतन के बराबर होगा, मतलब दोनों बराबर है, समझ लीजिए। जितना खोखला है उतना ही ठोस में मटेरियल भरा हुआ है, मतलब दोनों का आयतन बराबर है। अब दोनों को भौतिक तुला में हम लगा देते हैं, ठीक है। आप किसी एक पलड़े पर उसको लगा दीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, डंडी को क्षैतिज कर लेंगे आप, मतलब बराबर रहना चाहिए। भौतिक तुला का पलड़ा क्या है, ऐसा बिल्कुल पैरेलल या ऐसा बराबर रहना चाहिए, ठीक है, बराबर है। ठोस जो बी होता है उसको पानी से भरे बीकर में डुबोते हैं। बी ठोस था, ए खोखला था, ठीक है, दोनों को आपस में फिट कर दे। चल मैं इसको आगे ऐसा करूं तो ये एक पात्र हो गया जिसको पानी से भरे बीकर में डुबोते हैं, अभी मैंने कहा ना, तो ये हो गया एक, ठीक है, इसका मैं नाम दे रहा हूँ बी। ऊपर एक और बेलन ले रहा हूँ ऐसा, ठीक है, इसका नाम दे रहा हूँ मैं ए, ठीक है। ये भौतिक तुला पर ऐसा टंगा हुआ है, क्लियर, ठीक है, भौतिक तुला पर ये टंगा हुआ है। तो ये ए है वो खोखला है, बी भरा हुआ है, मतलब पूर्णतः ठोस बेलन है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको भौतिक तुला पर लगा दिए, बराबर कर लिए पलड़ा। अब क्या करते हैं, पहले पानी नहीं है ना, याद रखना, पहले पानी नहीं है। अब क्या करते हैं कि अब ठोस जो बी को, जो ठोस बी है इसको पानी से भरे बीकर में डुबोते हैं, ठीक है। जैसे बीकर में डुबोते हैं ना, तो याद रखना इस बी के भार में कमी आती है। बी के भार में कमी आने के कारण जो पलड़ा है वो बाईं तरफ हल्का झुक जाता है। बाई पलड़ा अगर ये दाहिने पलड़े पर आपने रखा है तो बायां पलड़ा जो होगा हल्का झुक जाएगा। वो जो झुकेगा ना वो आंशिक रूप से होगा, ठीक है ना, आंशिक रूप से होगा। वो तब तक होगा जब तक बेलन ए पूर्णतः भर नहीं जाता, तब तक, मतलब डंडी पुनः क्षैतिज हो जाती है। अगर आप जो खोखला बेलन था ए, उसमें थोड़ा करके पानी भरते जाइए, इतना पानी भरिए कि जो बाईं तरफ झुका हुआ है वो फिर से पैरेलल बराबर आ जाए, ठीक है। पैरेलल बराबर आ जाएगा मतलब आप ये सिद्ध कर पाएंगे कि ठोस बी के भार में जो आभासी कमी हुई थी उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन के भार के बराबर होती है। इस बी वाले पिंड के भार में जो कमी होती है इसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। इस प्रकार आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को सत्य सिद्ध कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जल में डुबोने पर किसी भी ठोस का भार में जो कमी होगा वो वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, ठीक है। यदि पानी से भरे बीकर को हम तुला के पलड़े पर रख दिए तो तुला की डंडी क्षैतिज ही रहेगी, चाहे बेलन पानी में डूबा हो या ना डूबा हो। ये ध्यान रखने वाली बात है आपको, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना कि पानी से भरे बीकर को तुला के पलड़े पर रख दें हम, ठीक है, तो तुला की डंडी हमेशा बराबर रहेगी, चाहे बेलन पानी में डूबा हो या ना डूबा हो, क्योंकि हमने जब रखा था उसको तो हमने तुला को पलड़े को बराबर किया था, क्षैतिज किया था, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर सिद्ध होता है आर्किमिडीज सिद्धांत। क्लियर है? आप उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। वीडियो को बार बार देखिए, बराबर से सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।